अमीर देवरों ने कराई गरीब बहू को लाखों की ठंड की शॉपिंग। हे भगवान, पता नहीं तूने मेरी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। इतने रिश्ते आते हैं लेकिन हमारी गरीबी की वजह से निशा का रिश्ता कहीं भी तय नहीं होता। हर तरह से कोशिश कर ली लेकिन कहीं बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। अजी आप इतना परेशान क्यों होते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान ने जरूर हमारी बेटी के बारे में कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। पीछे खड़ी निशा अपने माता पिता की बात सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मेरी माँ और पिताजी मेरे लिए कितने ही दुखी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद निशा की सहेली कावेरी उसके घर आती है और सरिता से कहती है, आंटी मैं सब्जियां लेने जा रही थी, निशा कहाँ है? वो भी मेरे साथ जाएगी क्या? हाँ हाँ बेटा, तुम निशा को सब्जियां खरीदने के लिए साथ ले जाओ। अब निशा और कावेरी दोनों सब्जियां लाने के लिए निकल पड़ती हैं। बाजार पहुंचकर दोनों सब्जियां खरीदती हैं और फिर वापस आने लगती हैं। तब कावेरी कहती है, क्या बात है निशा, आज तू इतनी चुप चुप क्यों है? इतनी देर हो गई लेकिन तू कोई भी बात नहीं कर रही, ना ही मेरी किसी बात का जवाब दे रही है। कुछ तो बात है, तुझे आखिर हुआ क्या है? क्या बताऊं कावेरी, माँ और पिताजी मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता है तो वो लोग बहुत दहेज मांगते हैं। पिताजी के पास तो पैसे हैं ही नहीं, वो कहाँ से दहेज देंगे? बस इसीलिए रिश्ता कैंसिल हो जाता है। लेकिन निशा, तेरे पिताजी तो नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट से पहले तो उनके पास अच्छा खासा पैसा था ना? हाँ कावेरी, आकाश भैया ने हमारे साथ ऐसा ना किया होता तो आज हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे होते और मेरा रिश्ता भी अच्छी जगह लग जाता। ये सोचते हुए निशा पुरानी यादों में खो जाती है। माँ पिताजी, आज मैंने 12वीं पास कर ली है। अब मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है ताकि मैं पढ़ लिख कर अच्छी जॉब कर सकूं। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, जितने पैसे चाहिए वो मैं लगाऊंगा और तू जहां जाना चाहता है तू जा बेटा। तू पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। नीलेश पढ़ाई के लिए मुंबई चला जाता है। महेश हर महीने उसे पैसे भेजता है। फिर एक दिन नीलेश का फोन आता है और वो कहता है, पिताजी आपने इस बार जो खर्च के लिए पैसे भेजे थे वो तो फीस में ही चले गए, मुझे और पैसों की जरूरत होगी। बेटा मेरे पास तो सारे पैसे खर्च हो गए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ, 1-2 दिन में पैसे भेजता हूँ। फोन रखने के बाद महेश सरिता और निशा को सारी बातें बताता है। ये सुनकर निशा कहती है, पिताजी आप परेशान मत होइए, आपको तो पता है कि घर में खाली बैठे बैठे मैं सिलाई और कढ़ाई कर लेती हूँ। सिलाई और कढ़ाई करके मैंने कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे हैं, आप उसे भैया को भिजवा दीजिए। जीती रह मेरी बच्ची, तेरी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एक दिन तेरा भाई पढ़ लिख कर जॉब करेगा और फिर वो इस घर के सारे खर्च उठाएगा। महेश नीलेश को पैसे भेज देता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन नीलेश अपने पिता को फोन करता है और बताता है, पिताजी मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कल से मेरी ज्वाइनिंग है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। तेरी माँ कह रही थी कि जब तेरी जॉब लग जाएगी तो वो तेरे लिए लड़की देखना शुरू करेगी। ले अपनी माँ से बात कर ले। ऐसा कहकर महेश सरिता को फोन दे देता है। सरिता खुश होते हुए कहती है, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी, बल्कि मैंने तो तेरे लिए एक लड़की भी देख रखी है। बस अब तू घर आ जा तो फिर उस लड़के से तेरी शादी की बात कर देती हूँ। आई एम सॉरी माँ, लेकिन मैंने शादी कर ली है। क्या? ये क्या कह रहा है बेटा तूने हमें बिना बताए शादी कर ली? ओहो माँ, इसमें बताने जैसा क्या था? वो मेरे साथ पढ़ाई करती थी, मुझे वो पसंद आई और मैंने शादी कर ली। और हाँ, मेरी जॉब यही है तो मैं यहीं रहूंगा, बीच बीच में आप लोगों से मिलने आता जाता रहूंगा। उसके बाद भैया ने हमारी कभी पलट कर खबर ही नहीं ली, ना ही हमें कोई खर्च के पैसे भेजे। बस वो अपनी ही दुनिया में मगन है, पता नहीं उन्हें हमारी याद भी आती होगी या नहीं। हाँ यार मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर दोनों सहेली अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। निशा घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके भैया भाभी घर आए हुए थे। निशा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, भैया भाभी आप लोगों ने अपने आने की खबर तक नहीं की। हम खबर भी कर देते तो तुम कौन सा हमारे लिए स्वागत का अच्छा इंतजाम कर देती। कैसी बातें कर रही हो भाभी, ज्यादा कुछ ना सही तो मैं एक फूलों की माला तो बना ही सकती थी। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर निशा रसोई में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है और निशा सभी के लिए खाना परोसती है। सभी खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वर्षा अपने कमरे से निशा को आवाज लगाती है, निशा कहाँ हो तुम, जरा इधर आना। निशा वर्षा के कमरे में जाती है तो वर्षा कहती है, मेरे लिए एक कप ग्रीन टी बना कर ले आओ। मैंने ग्रीन टी पहले ही रसोई में लाकर रखी थी, और हाँ आज खाने में दाल चावल के अलावा टमाटर की चटनी भी बनाना। ठीक है भाभी, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ।
निशा रसोई में जाती है तो उसकी माँ सरिता उसके पास आकर कहती है, निशा, क्या जरूरत है तुम्हें अपनी भाभी के लिए ग्रीन टी बनाने की और उसकी सुनने की? माँ, तुम्हें तो पता ही है कि भाभी शहर की हैं। जाने दो ना, अगर उन्हें यहाँ सहूलियत नहीं मिलेगी तो भैया को लेकर शहर चली जाएंगी, फिर हम भैया से कैसे मिल पाएंगे, इसीलिए जाने दो। अब निशा अपनी भाभी के लिए ग्रीन टी बनाती है और उन्हें ले जाकर देती है। फिर वो सभी के लिए खाना बनाती है और परोस देती है। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोपहर में निशा अपनी भाभी के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी भाभी ने एक बहुत सुंदर ड्रेस निकाल रखा है। निशा उस ड्रेस को हाथ लगाते हुए कहती है, भाभी, कितनी सुंदर ड्रेस है ना, आप इसे पहनकर कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? इतने महंगे कपड़े हैं, तुम गरीबों की औकात है इसे पहनने की? चलो दूर हटो यहाँ से और जाकर रसोई में चूल्हा चौका संभालो। वर्षा ऐसा कहकर निशा को धक्के मारते हुए बाहर निकाल देती है। तभी निशा का भाई नीलेश वहां आ जाता है। निशा नीलेश से कहती है, देखो ना भैया, भाभी ने मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। ओहो निशा, तूने ही कुछ मिसबिहेव किया होगा। तुझे पता होना चाहिए कि तेरी भाभी एक बहुत अमीर घर से है। मिसबिहेव की आदत नहीं है उसे। तू छोड़, जाने दे, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दे। नीलेश अपने कमरे में चला जाता है। निशा को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। समय बीतता है और निशा की माँ दुनिया से चल बसती है। निशा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अब उसकी माँ को दुनिया से गई कुछ समय बीत चुका था। निशा अकेली हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी और निशा के पास स्वेटर नहीं था। एक दिन निशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पास एक भी अच्छा स्वेटर नहीं है और ना ही मोटा कंबल है। रात को भी मुझे बहुत ठंड लग रही थी और भैया से कहकर मुझे एक स्वेटर और एक कंबल दिलवा दो ना। मेरे पास तुझ पर खर्च करने के लिए फालतू पैसे नहीं, जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। चल जा यहाँ से और काम कर। आ जाती है बार बार भीख मांगने। निशा रोते हुए भाभी के कमरे से बाहर निकलती है तो उसके पिताजी कहते हैं, अरे तुझे तो पता है कि तेरा भाई सिर्फ उतना ही करता है जितना उसकी पत्नी उससे कहे। रुक, मैं आज खुद ही नीलेश से बात करता हूँ। नहीं पिताजी, कुछ मत कहिए। आप तो जानते हैं कि भैया बहुत दिनों बाद घर आए हैं और हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो वो लोग शहर वापस चले जाएंगे। कम से कम यहाँ से अपनी जॉब के लिए आना जाना कर लेते हैं तो वो हमारे सामने तो है, इसीलिए जाने दो। महेश अपनी बेटी की बात से सहमत हो जाता है। अब निशा रसोई में जाती है और ठंडे पानी से बर्तन धोने लगती है। ठंडे पानी से बर्तन धोते धोते निशा अपने आप से कहती है, हे भगवान, नल का पानी तो बहुत ठंडा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतनी ठंड में तो मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन क्या करूं, पिताजी के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो गीजर लगवा सके। भैया ने तो अपने बाथरूम में गीजर लगवा दिया भाभी के लिए, लेकिन रसोई में नहीं लगवाया। निशा ऐसा सोच रही थी कि तभी उसे पंडित जी की आवाज सुनाई देती है। निशा बाहर आती है तो देखती है कि पंडित जी महेश से कह रहे थे, रिश्ता बहुत अच्छा है महेश बाबू, बहुत पैसे वाले हैं लोग और बड़े ही शरीफ हैं, उनका बहुत नाम है। हाँ, इतनी दिक्कत है कि उनके घर में कोई भी औरत नहीं है, सभी मर्द हैं। केशव जी के 5 बेटे हैं, उनके बड़े बेटे समीर के लिए मैंने आपकी बिटिया की बात चलाई है। दहेज की उनकी कोई मांग नहीं है, आगे आप सोच लो। अरे ठीक है पंडित जी, अगर सब कुछ अच्छा है और शरीफ लोग हैं तो आप बात चलाइए। हमारी बेटी तो बड़ी ही काबिल है, खुद ही अपने ससुराल को संभाल लेगी। अगले दिन पंडित जी समीर और उसके पिता उनके भाइयों को बुला लेते हैं। सभी लोगों को लड़की बहुत पसंद आती है और इस तरह निशा और समीर का रिश्ता पक्का हो जाता है। सब कुछ पता चलने के बाद वर्षा ताने मारते हुए कहती है, बिना सास का ससुराल है तेरा, कहीं ऐसा ना हो कि तू घर वापस आ जाए, तेरे भैया को फिर से जीवन भर तेरा खर्च उठाना पड़े। आप चिंता मत कीजिए भाभी, ऐसा नहीं होगा। अगले कुछ ही दिनों के अंदर निशा की समीर से शादी हो जाती है। निशा शादी करके ससुराल आती है और दरवाजे पर निशा का देवर अजीत निशा और उसके पति समीर की आरती उतारते हुए कहता है, आइए आइए भाभी, कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। अपने देवर की बात सुनकर निशा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस बिना सास के ससुराल में मैंने शादी कर तो ली, लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी? इतने मर्दों की जिम्मेदारियां हैं, मैं अकेले संभाल भी पाऊंगी या नहीं? भाभी किन सोच में गुम हो गई हो? चलो चलो जल्दी कलश गिराकर अंदर आओ, अभी तो और भी सरप्राइज है। निशा कलश गिराकर अंदर आती है तो देखती है कि उसके देवरों ने सारे कमरे और घर को फूलों से सजा रखा है। तब ये देखकर निशा के ससुर कहते हैं, अरे भाई, तुम्हारे देवरों ने तुम्हारे स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। भाभी अंदर तो चलिए, आपके लिए कुछ और भी है। अब निशा समीर के साथ अंदर आती है तो देखती है कि कमरा गुब्बारों, फूलों और कैंडलों से सजा हुआ है। इतना खूबसूरत सजा हुआ कमरा देखकर निशा भावुक हो जाती है। तभी मोहन उसे एक आईफोन देते हुए कहता है,
मेरी प्यारी भाभी, ये प्यारा फोन आपके लिए। थैंक यू सो मच देवर जी, आप लोगों ने तो मेरे लिए इतना कुछ कर दिया जितना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा अब ये बताओ कि कमरे की सजावट कैसी लगी? बहुत सुंदर है देवर जी, बहुत सुंदर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी केशव वहां आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, तुम लोग बहू से बातें ही करते रहोगे या उसे आराम भी करने दोगे? चलो चलो, तुम लोग भी आराम करो, कल सुबह जल्दी उठना भी है। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह निशा 6 बजे ही उठ जाती है, पूजा करती है, उसके बाद घर की साफ सफाई करती है और फिर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करते हुए सोचती है, हे भगवान, मैंने अपने घर में कभी इतने सारे लोगों का खाना नहीं बनाया, मुझे तो कुछ अंदाजा भी नहीं है। निशा ऐसा सोचते हुए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद चाय उबलने लगती है। निशा जल्दी से गैस बंद करती है, लेकिन थोड़ी सी चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। निशा दर्द से चिल्ला उठती है। तभी अजीत वहां आ जाता है और निशा का हाथ पकड़ते हुए नल के नीचे रखता है और नल चालू कर देता है। फिर कहता है, भाभी, क्या जरूरत थी आपको सुबह उठ कर चाय बनाने की? हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी आप? देवर जी, मैंने सोचा है कि जब तक आप लोग उठेंगे तब तक मैं आप लोगों के लिए चाय बना लूंगी। तभी लोकेश वहां आ जाता है। अजीत उसे सब बताता है। लोकेश दौड़कर नारियल का तेल ले आता है और अपनी भाभी के हाथों में लगाते हुए कहता है, भाभी, आपको यहाँ अकेले कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ मिलकर काम करवाएंगे। यह सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है और अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। निशा, आज मेरी 5 सहेलियां घर आने वाली हैं, तो तुम उन सब का खाना बना लो। भाभी, इतने सारे लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? प्लीज मेरी हेल्प करवा दो। अपनी औकात मत भूलो निशा, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं बनवा सकती। चुपचाप से रसोई में जाओ और खाना बना लो। निशा रसोई में जाती है और इतने सारे लोगों का खाना बनाते हुए सोचती है, भाभी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अब अजीत डिब्बे से दाल और चावल निकाल कर धोता है तो वहीं लोकेश सब्जियां काटने लगता है। तब तक दीपक और मोहन भी वहां आ जाते हैं और बातें करते हुए निशा के साथ खाना बनवाने में मदद करने लगते हैं। निशा खाना बनाती है। तभी दीपक कहता है, भाभी, अब आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाइए और मैं और मोहन खाना परोस देते हैं। निशा के मना करने के बाद भी वो लोग निशा को डाइनिंग टेबल पर बिठा देते हैं और सारा खाना खुद लगाते हैं। सब लोग मिलजुल कर बातें करते हुए खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद निशा रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। तभी उसका देवर दीपक वहां आता है और कहता है, अरे अरे, अब ये क्या भाभी, आप अगर ठंडे पानी से बर्तन धोगी तो आपके नाजुक हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो जाएंगे। एक काम तो हमारी जैसे कड़क हाथ वालों का है, आप हटिए, मैं बर्तन धोता हूँ। दीपक निशा को हटाकर बर्तन धोने लगता है। तब निशा अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। निशा, ये थोड़े और बर्तन थे, मैंने ये भी ला दिए, जल्दी जल्दी बर्तन धो लो, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। भाभी, ठंडे पानी से बर्तन धोकर मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, थोड़े से बर्तन आप धो लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मैं बर्तन धो लूं? अपने आप को कहीं की महारानी समझती है क्या? चुपचाप बर्तन धो। पुरानी बातें सोचकर निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन समीर निशा से कहता है, निशा, शादी में हम तुम्हारे लिए ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें तुम्हारा साइज का भी अंदाजा नहीं था और तुम्हारा टेस्ट का भी पता नहीं था, इसलिए आज हम दोनों बाहर शॉपिंग के लिए चलेंगे। फिर तुम अपने लिए ढेर सारे गर्म कपड़े, स्वेटर और जरूरत का बाकी सामान खरीद लेना। क्या सच में आप मुझे शॉपिंग के लिए बाहर ले चलेंगे? हाँ, शाम को तैयार हो जाना, मैं ऑफिस से आऊंगा तो हम शॉपिंग पर चलेंगे। हाँ, ओके, बाय। ऐसा कहकर समीर ऑफिस के लिए निकल जाता है। निशा बहुत खुश थी, वो घर के काम में लग जाती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें निशा से मिलने आती हैं। निशा सभी के लिए चाय लेकर आती है और सभी के साथ बैठकर चाय पीने लगती है। तब आशा कहती है, केशव भैया, आपकी बहू तो सचमुच बड़ी प्यारी है, वैसे कुछ पढ़ी लिखी भी है या नहीं? अरे कैसी बातें करती हो चाची, हमारी भाभी ने तो ग्रेजुएशन किया है। इतने सारे लोगों का काम कर लेती है तुम्हारी भाभी? ममता चाची, इतने सारे लोगों का काम करने की जरूरत ही क्या है, हम देवर भला किस काम आएंगे? वैसे बात तो तुम सही कहते हो, तुम लोगों के होते हुए भला तुम्हारी भाभी को किस बात की दिक्कत है? अब तुम्हारे घर में औरत आ गई है तो रौनक लगी रहेगी, हम भी आते जाते रहेंगे। अच्छा, हम चलते हैं। ऐसा कहकर पड़ोसने वापस चली जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और निशा अपने कमरे में तैयार होकर बैठी थी। तभी उसका देवर दीपक वहां आता है और कहता है, भाभी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप भैया के साथ कहीं बाहर जा रही हो। हाँ देवर जी, वो दरअसल आपके भैया मुझे बाहर शॉपिंग के लिए ले जाने वाले थे। निशा ऐसा कह ही रही थी कि तभी समीर का कॉल आता है और समीर निशा से कहता है, निशा, आज ऑफिस की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए आज शॉपिंग कैंसिल। फोन रखते ही निशा का मुंह उतर जाता है। दीपक के पूछने पर निशा बताती है कि समीर नहीं आ रही।
दीपक बाहर आता है और सभी लोगों को ये बातें बताता है। तभी देवर निशा के पास आते हैं और कहते हैं, भाभी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी तैयार हैं, चलिए हम आपको शॉपिंग करवाएंगे। एक के बाद एक सभी देवर निशा को फोर्स करने लगते हैं। तभी केशव वहां आ जाता है और ये सब सुनकर कहता है, अरे बहू, ये लोग ऐसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो अब तैयार हो तो शॉपिंग के लिए चली जाओ। निशा तैयार होती है और अपने देवर के साथ पहली बार शॉपिंग के लिए निकलती है। वो सब शहर के सबसे बड़े मॉल में जाते हैं। निशा मॉल को देखकर हैरान थी और अपने मन में सोच रही थी, इतना बड़ा मॉल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ तो कितनी महंगी महंगी चीजें हैं। निशा ये सोच ही रही थी कि तभी अजीत कहता है, भाभी चलिए सूट के कंपार्टमेंट में चलते हैं। सभी मिलकर सूट के कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहां सभी वेलवेट के सूट, ओवरकोट, स्वेटर, स्कार्फ निकाल लेते हैं। तभी निशा कहती है, इतना सब कुछ क्यों निकाल लिया आपने देवर जी? और ये तो बड़े ही महंगे हैं, इनमें से कुछ ले लीजिए, बाकी रख दीजिए। अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो, इसमें तो मेरी भाभी का कुछ नहीं होने वाला। ये तो सूट पीस लिए है, अब रेडीमेड की तरफ चलते हैं। अब सभी देवर अपनी भाभी को रेडीमेड ड्रेस के काउंटर पर ले जाते हैं और उनके लिए अजीत सारे इंडियन और इंडो वेस्टर्न दोनों तरह के ड्रेस निकाल लेता है। साथ ही वो कुछ जीन्स टॉप और वेस्टर्न ड्रेस भी निकालते हैं। अजीत उन सारे कपड़ों को काउंटर पर भिजवाने के लिए कह देता है। तभी लोकेश कहता है, भाभी अब अजीत भैया की बारी खत्म और मेरी बारी। अब सभी निशा को लेकर कंबल और रजाई के काउंटर पर पहुंचते हैं और ढेर सारे सुंदर सुंदर कंबल, रजाई, गरम चादर, ये सब कुछ निकाल लेते हैं। देवर जी पहले ही इतना खर्चा हो चुका है, अब रहने देते हैं ना। कैसी बातें कर रही हो भाभी, अभी तो शुरुआत है, चलिए। अब लोकेश निशा को सैंडल के काउंटर पर ले जाता है और ड्रेस के मैच करके ढेर सारी सैंडल निकाल लेता है। निशा उन्हें पहनकर देखती है। लोकेश उन सारी सैंडल्स को काउंटर पर पहुंचा देता है और फिर परफ्यूम के काउंटर पर जाकर ढेर सारे परफ्यूम दिलाता है। तभी निशा कहती है, लेकिन देवर जी मैंने कभी भी परफ्यूम नहीं लगाया है। ओहो भाभी, आपने पहले परफ्यूम लगाया कि नहीं लगाया, लेकिन अब आपको परफ्यूम लगाना पड़ेगा। अब दीपक निशा से कहता है, चलिए भाभी अब हम ज्वेलरी के काउंटर पर चलते हैं। अरे नहीं देवर जी, ज्वेलरी खरीदने की क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है भाभी, आप अलग अलग ड्रेस के साथ रोज अलग अलग ज्वेलरी पहनना, आखिर आप हमारी भाभी हो, आपको बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लगना चाहिए। ये सुनकर निशा हंसने लगती है। सभी लोग ज्वेलरी काउंटर पर जाते हैं। अब दीपक निशा के लिए गोल्ड की और कुछ डायमंड की ज्वेलरी निकलवाता है। साथ ही वो निशा से सारी ज्वेलरी पसंद करवाकर उनको काउंटर पर भिजवा देता है। तभी मोहन कहता है, अरे भाभी इन सभी ने आपको आपकी अपनी अपनी पसंद की चीजें दिला दी, अब मेरी बारी है, चलिए अब मेकअप काउंटर पर चलते हैं। लेकिन मैं तो मेकअप करती ही नहीं हूँ। अरे भाभी आप मेकअप करती नहीं थी, अब आप खूब सारा मेकअप करना। सभी लोग मेकअप के काउंटर पर पहुंचते हैं। मोहन अपनी भाभी के लिए महंगे महंगे ब्रांडेड मेकअप निकलवाता है और साथ ही ब्रांडेड पर्स भी, और वो ढेर सारा मेकअप पर्स खरीद लेता है। अब सभी काउंटर पर पहुंचते हैं और सभी देवर अपनी अपनी दिलवाई हुई चीजों का बिल पे करते हैं। सारा सामान अपनी कार में रखवा कर वहां से निकल पड़ते हैं। तब निशा कार में बैठे बैठे अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। भाभी मेरी सहेली कावेरी की शादी तय हो गई है, मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए सुंदर कपड़े चाहिए। प्लीज आप भैया से कहकर मुझे कुछ कपड़े दिलवा दो। कोई जरूरत नहीं है तुझे नए कपड़े खरीदने की, जो है तुझे वही पहनना पड़ेगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुझ पर लुटाएं। अब निशा अपने देवरों के साथ अपने घर पहुंच जाती है। उसके सभी देवर सारा सामान लाकर हॉल के सोफे पर रख देते हैं। निशा अंदर आती है तो देखती है कि केशव और समीर बैठे हुए हैं। निशा उन्हें देखकर कहती है, देखिए ना पिताजी, इन लोगों ने मुझे लाखों की शॉपिंग करवाई है। मैं मना कर रही थी पर ये नहीं माने। अरे अच्छा किया बहू, तेवर है तुम्हारे, इतना तो बनता ही है। भाई मेरा तो शॉपिंग करवाने का नंबर ही नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हें हनीमून पर ले जाना बाकी है, मैं तुम्हें वहां से शॉपिंग करवा दूंगा। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करते हैं। तब निशा कहती है, ठीक है तो आप लोग बैठिए, अब मैं सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। भाभी मैं नहीं, हम कहिए, चलिए हम भी आपकी मदद करेंगे। अजीत की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तभी निशा के फोन पर नीलेश का फोन आता है और नीलेश निशा से कहता है, हेलो निशा, हम तुम्हारे ही शहर में हैं। आज बहुत ट्रैफिक ज्यादा है और हम ट्रैफिक में फंस गए हैं। मुझे नहीं लगता कि हम घर जा पाएंगे। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए रात को मेरा सोना जरूरी है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हम तुम्हारे घर आ जाएं। अरे भैया कैसी बातें करते हैं आप, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैं अभी किसी को आपको रिसीव करने के लिए भेज देती हूँ, आप अपनी लाइव लोकेशन मुझे भेज दीजिए। निशा तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर भैया को रिसीव कर लेता हूँ। तुम जरा मुझे वो लाइव लोकेशन तो भेजो जो भैया ने तुम्हें भेजी है।
अब निशा समीर को नीलेश की लाइव लोकेशन भेज देती है और नीलेश समीर को रिसीव करने के लिए निकल जाता है, लेकिन निशा चिंता करते हुए वहीं बैठी रहती है। उसे इस तरह चिंता करते हुए देख केशव कहता है, अरे निशा बहू, तुम क्यों चिंता करती हो? समीर गया है ना, वो तुम्हारे भैया को ले आएगा। थोड़ी देर बाद समीर नीलेश और वर्षा को लेकर वहां आ जाता है। निशा अपने भैया और भाभी को देखकर बहुत खुश होती है। वो उठकर अपने भाई और भाभी के गले लग जाती है और उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहती है। वर्षा सोफे पर बैठते ही देखती है कि सामने बहुत सारी शॉपिंग का सामान रखा है। ये देखकर वर्षा कहती है, अरे निशा, इतना सारा सामान, कोई दुकान खोलने का इरादा है क्या? अरे नहीं भाभी, बल्कि आज हमने अपनी भाभी को शॉपिंग कराई है। ये सब कुछ भाभी का सामान है। ये सुनकर वर्षा चौंक जाती है और फटी फटी आंखों से सामान की तरफ देखने लगती है। तब केशव कहता है, अरे अजीत, तुम चारों ये सारा सामान उठाकर निशा के कमरे में पहुंचा दो, और निशा तुम अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाकर ये सारा सामान दिखाओ। अब निशा के चारों देवर सारा सामान उठाकर निशा के कमरे में पहुंचा देते हैं। निशा अपनी भाभी के साथ कमरे में जाती है और एक एक करके सब कुछ अपनी भाभी को दिखाती है। ये देखकर वर्षा मन ही मन सोचती है, कितने अमीर लोग हैं ये, अपनी भाभी को लाखों की शॉपिंग करा दी उन्होंने। निशा की तो किस्मत ही चमक गई। अब तो वो करोड़पति हो गई है, लेकिन फिर भी उसे जरा सा भी घमंड नहीं है। काफी देर बातें करने के बाद निशा अपनी भाभी से कहती है, भाभी अब आप आराम कीजिए और मैं आप सभी का खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर निशा रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहां लोकेश आ जाता है और कहता है, अरे भाभी, आपने हमें बताया नहीं कि आप खाना बनाने जा रही हो। ठीक है, मैं आपकी सब्जी काट कर दे देता हूँ। लोकेश फ्रिज से सब्जी निकालकर काटने लगता है। तभी वहां अजीत, दीपक और मोहन भी आ जाते हैं। अजीत अपनी भाभी से कहता है, मेरी प्यारी भाभी, मैं आपके लिए आटा गूंथ देता हूँ, और मोहन तू रोटियां बनाने में भाभी की मदद कर देना, और दीपक तू भाभी को दाल चावल निकाल कर दे दे और बाकी के काम करवा। अब सभी लोग निशा के साथ मिलकर काम करवाने लगते हैं। तभी वर्षा भी घूमते घूमते रसोई की तरफ आ जाती है और सभी देवरों को निशा के साथ काम करवाता देख मन ही मन सोचती है, निशा कितनी खुश नसीब है, उसके सभी देवर उसे किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देते और उसकी नंदों की तरह उसके साथ रहते हैं। मैंने तो निशा से कितना सारा काम करवाया, आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। निशा जैसे ही वर्षा की तरफ देखती है तो वो कहती है, आइए आइए भाभी, यहाँ बैठिए और मुझसे बातें कीजिए, तब तक हम जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं। वर्षा चेयर पर बैठ जाती है और निशा उससे बातें करते हुए सभी के साथ मिलकर खाना बना लेती है। उसके बाद मोहन निशा से कहता है, भाभी खाना बन गया है, अब आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं भैया और पिताजी को भी बुला कर ले आता हूँ और हम खाना ही लगा लेते हैं। निशा के मना करने पर भी मोहन नहीं मानता। उसके बाद निशा, वर्षा और बाकी के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो निशा के देवर खाना सर्व करते हैं और फिर खुद भी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद निशा वर्षा से कहती है, वर्षा भाभी, मेरे देवरों ने गेस्ट रूम साफ कर दिया है, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। निशा अपने भैया भाभी को कमरा दिखाती है। वर्षा और नीलेश अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह जब वर्षा उठती है तो देखती है कि निशा और उसके देवरों ने मिलकर ढेर सारा नाश्ता लगाया हुआ है। सभी साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद वर्षा कहती है, ठीक है निशा, अब हम चलते हैं। तभी केशव कहता है, बहू, तुम्हारी भाभी पहली बार हमारे घर आई है, तुम उसे खाली हाथ लौटाओगे, कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं दोगी? हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। भाभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। निशा अंदर जाती है और अपनी ज्वेलरी में से अपना हीरो का हार लाकर अपनी भाभी को देते हुए कहती है, भाभी ये डायमंड नेकलेस आपके लिए है, मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं निशा, इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भाभी, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है और गिफ्ट लेने से मना नहीं करते हैं। वर्षा हीरो का हार ले लेती है और निशा से कहती है, निशा तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा ही बुरा व्यवहार किया, मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। हाँ निशा, वर्षा सच कह रही है। हम दोनों ने हमेशा अपने बारे में सोचा, लेकिन तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रही, इसलिए भगवान ने तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां दी हैं। और मेरी बहन, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ऐसा कहकर नीलेश निशा को गले लगा लेता है और निशा के भैया भाभी लौट जाते हैं और निशा खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है।